कि जो कर्मचारियों के हित की जो बात है, जिसके लिए कर्मचारी काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं, तो एक तो उनकी सुनवाई अगर हो जाए, 7वां वेतन आयोग और उसकी जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की अगर घोषणा हो जाए, तो एक सबसे बड़ा वर्ग तो वो खुश हो जाएगा। बजट से उम्मीद एक तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं ये लोग कि करेंगे, जबकि किसी जमाने में 20 रुपए लीटर का फर्क होता था। देखिए आज 8 रुपए 9 रुपए लीटर का फर्क रह गया सिर्फ पेट्रोल और डीजल में। अलग अलग तरह के सरचार्ज लगाए जा रहे हैं, वो उनसे मुक्त किया जाना चाहिए किसान को, और किसान को बिना ब्याज से कम 5 लाख रुपए हर किसान को बिना ब्याज के दिए जाएं, और जो पुराना कर्ज है किसान का वो माफ किया जाए। आने वाले बजट को लेकर महिलाओं में, युवा वर्ग में काफी जोश है। उनको अपेक्षाएं हैं कि अब तो सरकार उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे, महिलाओं के लिए कुछ विशेष अवसर प्रदान हो। और जैसी बात करें हम युवाओं के लिए, तो नौकरियों की अभी तक ऐसी कोई भर्तियां नहीं दी कि जितना युवाओं को एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस उनकी फुलफिल हो जाए। इतनी भरमार अगर गवर्नमेंट निकालती है तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। बजट को लेकर महत्वपूर्ण ये है कि जो महंगाई है, वर्तमान में जो महंगाई का जो स्तर है वो चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है। राज्य सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो इस बजट में दामों को नीचे लाने के लिए ऐसा कोई प्रावधान करे या कोई टैक्सेस कम करे, और उससे क्या कि महंगाई कम हो सके। बेरोजगार जो है, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। बेरोजगार के लिए कोई नौकरियों के संबंध में ऐसा कोई बजट में ऐसा कोई प्रावधान किया जा सके जिससे नौकरियां, युवा वर्ग को अधिक से अधिक नौकरी मिले। बजट में सबसे पहले पेट्रोल के जो दाम अगर बढ़ रहे हैं, वो पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। मैं अपनी मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूँगी कि महिलाओं की विकास के लिए वो अलग से कुछ निकालें और उसके ऊपर व्यय करें, जिससे कि हम औरतों की स्थिति में कुछ परिवर्तन ला सके। राज्य सरकार के अधीन जो भी टैक्स आते हैं उसे सरकार को कम करना चाहिए। बार लाइसेंस फीस व एक मुश्त जो भी फीसें हैं उसे भी सरकार को कम करना चाहिए। हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं जो टैक्सों में अगर कमी होती है तो उसे रूम का रेंट, खाने के वस्तुओं का दाम ये कम होता है, जिसका सीधा फायदा ग्राहक को मिलता है। हम चाह रहे हैं कि भाई जीएसटी शायद कम हो, जिससे क्या है कि जो खेल उपकरण है और जो भी हैं ट्रैक शूट हैं वगैरह हैं जो भी हैं थोड़ा सस्ता होगा। दूसरा हम चाह रहे हैं कि जैसे शायद मुझे लग रहा है कि शायद कोचेज की कुछ वैकेंसीज निकले, क्योंकि हमारे पास फैकल्टीज की बहुत कमी है। तीसरा हम सोच रहे हैं कि शायद इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए कोई पेंशन की स्कीम आए। जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बजट की। बजट 2018-19 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को उसे पेश करेंगे। ये उनका आखिरी बजट है, लेकिन ये पूर्ण बजट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नवंबर दिसंबर में हमारे यहाँ पे इलेक्शन ड्यू है। लेकिन ये इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि ये जो बजट होगा एक पॉपुलर बजट की तरह हो सकता है। सरकार हर तबके को छूने की कोशिश करेगी, क्योंकि कुछ समय बाद ही आपको विधानसभा चुनाव के लिए जनता के बीच जाना है। कुछ पहले की जो योजनाएं हैं उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए उसे बजट दिया जाएगा। चले, लेकिन हम बात करेंगे कि क्या खास हो सकता है इस बजट में, किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। आपने सुना लोगों को कि पेट्रोल डीजल अगर कम होगा, उसके गवर्नमेंट अपनी तरफ से रास्ते निकाले, जो अपना प्रॉफिट है, सेस जो लगा रखा है उसको कम करे और एक राहत मिल सके। महंगाई से जो लोग त्रस्त हैं उन लोगों की बड़ी पीड़ा सामने निकल करके आ रही है। हमारे साथ बाबूलाल गुप्ता साहब हैं, राजस्थान खाद्य व्यापार पदार्थ सेलर्स जो हैं उनके महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर निसार अहमद साहब हमारे साथ हैं। मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। अर्चना शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी का स्वागत है। निसार साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि बजट को लेकर के बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मैं पिछले कुछ टाइम से एक चीज को मैं देख रहा हूं, ये एक चिंता का विषय भी होना चाहिए मेरी नजर में, कि ऐसा क्या हो रहा है कि बजट के प्रति जो लोगों का एक लगाव है वो कम होता जा रहा है। क्या वजह मानी जाए इसकी? आम पब्लिक में जो रिएक्शंस आते थे कि हमारा बजट आएगा, लेकिन वो उमंग और उत्साह नहीं देखने को मिल रहा। इसका तो कारण अभी जैसे बात ये हो रही थी कि जो पहले एक राहत मिलती थी बजट के समय पे,
जैसे चीज़ों का दाम कम होता था बजट के समय पे, या कुछ चीज़ों के दाम बढ़ते थे तो बजट में होता था वो सब चीज़। बचपन में मेरे पिताजी जब हमारे गांव में अखबार नहीं आता था तो एक दिन बाद भी 2 दिन बाद भी अखबार मंगवा के पता करने की कोशिश करते थे किन चीज़ों का दाम बढ़ा किन का कम हुआ। तो रहता था कि भाई बजट में ही होगा जो, और वो साल भर का एक माइंड सेट रहता था कि ये सस्ता हुआ है, ये महंगा हुआ है। और वो तो अब तो सालों भर दाम बढ़ते रहते हैं, घटते तो कम ही हैं। और तो बजट का वो महत्व उस दृष्टि से आम आदमी के लिए नहीं रहा, क्योंकि अब कभी भी किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ सकती है, बीच में भी ऑर्डर निकाल के रिवाइज किए जा सकते हैं टैक्सेस, तो ये होता है। दूसरा, अब तो जीएसटी काउंसिल आ गया, अभी भी ये चर्चा हो रही थी हम लोगों में आपका कार्यक्रम शुरू होने से पहले कि जीएसटी काउंसिल हो गया, तो अब राज्य सरकारों की भी एक तरह से हाथ में कम चीज़ें बहुत रह गई हैं, टैक्सेस वगैरह कम करने का या बढ़ाने का। तो 1-2 चीज़ अब राज्य सरकार के हाथ में है, एक्साइज है या पेट्रोलियम को बाहर रखा गया जीएसटी से, तो पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। तो ये सब 1-2 चीज़ें अब राज्य सरकार के हाथ में रह गई, नहीं तो बाकी चीज़ें जीएसटी काउंसिल में चली गई जहाँ केंद्र सरकार का दबदबा है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे लोगों को बजट से थोड़ा उनका मोह भंग हो रहा है। एक और कारण ये साहब कि घोषणाएं ज़्यादा होती हैं और उनको लागू करने पे उतना जोर नहीं रहता है, क्योंकि घोषणा जब जिस सप्ताह बजट आता है अगले 2-3 दिन बजट की चर्चा रहती है, उसके बाद से लोगों का ध्यान निकल जाता है। तो जो बजट में घोषणाएं हुई उन पे सरकार को व्यवस्थित रूप से और ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जानकारी देती रहनी चाहिए कि भाई हमने हमारे 25 विभागों के लिए ये घोषणाएं की थी, 5-5 घोषणाएं, और उनकी ये स्थिति है। हर 3 महीने पे ऐसा कोई जानकारी देने वाला वेबसाइट बनाया जाए। एक वेबसाइट है CMIS, लेकिन उसको आम आदमी के लिए खुला नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय जरूर उस पर निगाह रखता है, लेकिन आम आदमी के लिए वो नहीं खुला हुआ है। तो एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जहां पे बजट घोषणाएं क्या हो रही है, क्योंकि आम आदमी के लिए बजट का मतलब बजट घोषणाएं हैं। आम आदमी बजट की किताब निकाल के आंकड़े नहीं देखता है कि 300 करोड़ किसी में घटाया कि 300 करोड़ किसी में बढ़ाया। उनके लिए जो वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री जो बजट भाषण पढ़ रहे हैं वो बजट है। तो उस बजट भाषण में जो घोषणाएं होती हैं उसकी चर्चा होती है कि भाई बीकानेर को ये मिला, अलवर को वो मिला, तो उसके अमल में क्या हुआ, हर 3 महीने पे ये जानकारी देने का कोई ना कोई तरीका सरकार को निकालना चाहिए। इससे जरूर बजट में लोगों की रुचि दोबारा बढ़ेगी और सालों भर रहेगी, न कि खाली उसी पहले ही दिन रहेगी। जी, आपको लगता है कि वास्तव में चिंता का विषय भाई पब्लिक के लिए आप जो डॉक्यूमेंट आप पेश कर रहे हैं, पब्लिक अवेयर नहीं है उसके प्रति, पब्लिक का इंटरेस्ट अगर खत्म होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हमने जो रिएक्शन सुन रहे हैं वो कि बजट आके भी क्या हो जाएगा, बड़ी एक गंभीर विषय है ये कि लोगों का रिएक्शन ये है कि बजट आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, बजट से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बजट में अनाउंसमेंट है कभी पूरे नहीं होते। इस टाइप की जो चीजें, देखिए मैनिफेस्टो एक डिफरेंट थिंग, मैनिफेस्टो की चीजें अगर नहीं हो पाती है तो चलिए कोई बात नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा होता है, लेकिन ये तो एक आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, विधानसभा जो मैं कहूंगा कि डेमोक्रेटिक टेम्पल आपका, उसमें आप पेश कर रहे हैं, तो वहां ऐसी चीजों को एक विश्वास अगर हम खो रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को हम कमजोर कर रहे हैं। ये विश्वास तो आपको पैदा करना होगा कि मेरी चुनी हुई सरकार मेरे लिए समर्पित है। अगर ये विश्वास अगर खत्म होगा तो बड़ा गंभीर बात होगी। चलिए बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। गुप्ता साहब, आखिरी बजट है वसुंधरा राजे जी का, उम्मीदें बहुत हैं लोगों को, महंगाई को एक बीजेपी की बात माने तो कहें कि एक वैश्विक कारण है, कारण जो भी हो, लेकिन उम्मीदों का बजट हम इसे कह सकते हैं। कुछ ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आखिरी बजट है, कम से कम ये काम तो आप कर जाइए जो होना भी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं जो निसार साहब कह रहे थे उसके बारे में कहना चाहूंगा कि जीएसटी में अभी तो इन्होंने कुछ नहीं दिया, पर 31 मार्च के बाद में इंस्पेक्टरी राज पूरा हावी होगा। ये पावर्स यहाँ के कमिश्नर को दिए गए हैं। और अब रही बात कृषि से संबंधित जो मामले हैं उनकी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई सारी घोषणाएं हुई। आज की तारीख में भी 6000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया हुआ पड़ा है कि स्टोरेज बनाए, कोल्ड स्टोरेज बनाए, शीत गृह बनाए, वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। और अगर ये नहीं किया जाता है तो रोज ये रोना क्यों कि आज प्याज 2 रुपए किलो हो गया और टमाटर 3 रुपए किलो हो गया। अरे भाई, इनको रख रखाव के साधन जब तक किसान को नहीं दोगे तब तक ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी कैसे। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि अगर थोड़ा सा भी किसान के प्रति इनका रुझान हो तो ऐसे संसाधन बनाने के लिए इनको करना चाहिए। अभी इन्होंने एक योजना और घोषित कर रखी है, किसान के खेत पर
अगर किसान कोई उद्योग लगाता है तो उसको 50% सब्सिडी देंगे। आज की तारीख तक एक भी उद्योग नहीं लगा, और वो सब्सिडी का जो पैसा पता नहीं एलोकेट हुआ भी था कि नहीं हुआ था, उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, पर मैं इतना जानता हूं इसका नहीं हुआ। हमने एक सुझाव दिया था कि देखिए, किसान आपका सरसब्ज इतना नहीं है, आप उस मंडी के व्यापारी को जोड़ दीजिए, मंडी का व्यापारी वहां उसका शीतगृह बनाए या रख रखाव के लिए, जैसे प्याज और टमाटर के लिए आजकल एक विशेष व्यवस्थाएं नासिक में की गई हैं, उस तरह की व्यवस्थाएं उस किसान के स्तर पर हो, तो उसके लिए आप उस व्यापारी को जो पीपीपी मोड करते रहते हैं, उस पीपीपी मोड में आप सरकार मत जुड़िए, सरकार अपने सब्सिडी का ध्यान रखें और किसान और व्यापारी को जोड़ दें। निश्चित रूप से वहां उद्योग भी लग सकता है, ग्रेडिंग क्लीनिंग भी हो सकती है, और जो एक उपभोक्ता की डिमांड है कि मुझे साफ सुथरा माल मिले, तो वो मंडी में साफ सुथरा माल ऑटोमेटिक ही मिलने लग जाएगा। तीसरी बात, मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये इतने वादे किए इन्होंने कि किसान को हम समर्थन मूल्य पर उसकी सारी कृषि उपज खरीद लेंगे। अब आया मूंग का मौसम, मूंग का पैदावार हो गई 10 लाख टन और ये खरीद पाए 1 लाख टन। अभी 2-3 दिन अखबार में पहले पढ़ा, मूंगफली कुछ दिन के लिए खोला है अभी, मूंगफली में केवल 1 लाख टन के करीब वो खरीद पाए। तो मेरा कहना है कि ऐसी योजनाएं मत बनाइए जो आपके पास पैसा नहीं है, और ये पैसा किसका है इसका भी ध्यान रखिए कि इस पैसे को आप किस काम में ले रहे हैं। समर्थन मूल्य आप बढ़ाएंगे, फिर एक तरफ कहेंगे कि महंगाई रुकनी चाहिए। अरे जब आपने निश्चित कर दिया कि इस भाव तो ये बिकेगा ही, तो ये इस भाव बिकेगा, तो आप मान के चलिए कि वो महंगाई अल्टीमेटली उपभोक्ता पर ही पड़ेगी। वो किसान जो माल जो बेच के गया है, आप भी अपना पिलफ्रेज के 5 रुपए किलो जोड़ लेंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें 5 रुपए किलो के करीब ये अपना पिलफ्रेज के करीब जोड़ते हैं। जो मान लीजिए अगर 55 रुपए किलो इन्होंने मूंग खरीदा है, तो ये 60 रुपए किलो बेचेंगे, इससे कम ये बेच नहीं सकते, नहीं तो एजी का पैरा बनेगा। परंतु ये बेचना इन्होंने चालू कर दिया, मेरे ख्याल से 42, 43, 44 रुपए में। अब वो घाटा किसके माथे पड़ रहा है, किस टैक्स पेयर के माथे पड़ रहा है, ये बात अलग है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आप वेट की भी मैं बात कर दूं कि वेट की विसंगतियां आज की तारीख तक खड़ी हुई है। मेरी मंडियों के 69 करोड़ रुपए आज की तारीख में वेट से संबंधित 13-14, 14-15 और 15-16 के नहीं दिए हुए, मतलब रिफंड नहीं हुआ उनका, और उलझे हुए हैं। किसमें उलझे हुए हैं? कहीं मिसमैच में उलझा रखा है, कहीं इसका ये नहीं। हमने कई बार कह दिया, भाई आप अपने सारे डिप्टी जो कमिश्नर्स हैं उनको एक जगह बिठा लीजिए। यहाँ अगर मान लीजिए नहीं है तो इसको समझाइए, ये इसका नहीं, मतलब कहीं इवेजन नहीं हुआ है, इवेजन कहीं नहीं हुआ है, टैक्स पे हो चुका है, पर उसके बावजूद भी व्यापार और उद्योग त्रस्त है, और वो इसलिए त्रस्त है कि उसका पैसा रिफंड नहीं है। आप जीएसटी की बात तो छोड़ ही दीजिए, जीएसटी में तो जितना पैसा अभी रिफंड का पड़ा हुआ है, ये कहा था कि 7 दिन में हम रिफंड कर देंगे, वो तो गया। वो तो आज की तारीख तक मेरे ख्याल से, हमारे राजस्थान की बात करें तो एक बहुत बड़ा पैसा फंस गया है। हमारी सरसों का भी पैसा करीब 60 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, जो नेपाल सरसों गई थी। तो ये कुल मिलाकर के ये है कि कहाँ बनाते हैं ये। अगर मैं जीएसटी की और बातें चर्चा यहाँ नहीं करना चाहूंगा, मैं खाली यही कहना चाहूंगा इनको कि भाई आप अगर इस कृषि का ध्यान रखना चाहते हैं, समर्थन मूल्य करिए, तो आप आ जाइए, अपने भाव का जो अंतर है, भावांतर है, उस पर आ जाइए। आप व्यापार के थड़े पे जो माल बिकता है, बाजार भाव बिकता है, जब आप कहते हो कि विश्व आपकी ये जो महंगाई निर्धारित करता है, मैं कहता हूं कि वाकई सही बात है। भाव निर्धारित आज की तारीख में विश्व बाजार कर रहा है, कोई नहीं कर सकता। भाव को विश्व बाजार ही नियंत्रित करेगा। अगर आपके यहाँ कमी है तो आप मंगा लीजिए, तो आए दिन होता ही रहा है, और उसमें भी तो हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं इस बजट में कि कम से कम ये राहत तो मिलनी चाहिए। देखिए, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि जैसे एक तो वेट विसंगतियों वाली बात है, उसे दूर तो स्पष्ट ये दूर कर देंगे। मुझे ये लगता है कि ऐसा कोई नियम बना देंगे या कैंप लगा देंगे या जो भी करेंगे, पर उसको करके ताकि जब आदमी एंट्री कर रहा है जीएसटी में, तो साफ सुथरा होकर के अपना एंट्री करे, अपने बही खाते उसके साफ सुथरे रहे, न किसी से लेना हो न किसी से देना हो, इस तरह की व्यवस्था में घुसे। और दूसरा हम ये करते हैं कि ये कम से कम इतना पैसा जो शीतगृह है और कोल्ड स्टोरेज है या क्लीनिंग ग्रेडिंग की जो मशीनें हैं, इन पर इनको सब्सिडी देनी चाहिए। सरसों में हमने कई बार कह दिया, आप रिप्स में इसको डिक्लेयर कर रखा है,
तिलहन को रिप्स में डिक्लेयर हुआ है। आज तक जब से किया है तब से आज तक कोई पैसा उसमें खर्च नहीं हुआ। अब जीएसटी की बात करने लगे कि साहब जीएसटी में ये व्यवस्था नहीं है, तो इनको राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कहकर यथावत रिप्स की व्यवस्थाएं वापस रखनी चाहिए। यही सब बातें हैं जी। चलिए अर्चना जी के पास में जाना चाहूंगा। अर्चना जी, एक तो छोटा सा सवाल आप दोनों से मेरा ये होगा कि बजट को लेकर के पब्लिक में जो एक मैं कहूं एक अवेयरनेस का अभाव, अवेयरनेस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लगाव कम होता जा रहा है कि बजट आ भी जाएगा तो क्या होगा साहब, हासिल कुछ नहीं होता है, वही काम करना है, सरकार ना कोई राहत देती है, बीच में पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, एक विश्वास खोता जा रहा है बजट। मुझे लगता है कि इसे गंभीर मुद्दा मानते हैं, तो वजह क्या है इसकी? देखिए, वैसे देखा जाए तो बजट होता है सरकार का लेखा जोखा, और सरकार जो अपना बजट निर्धारित करती है जो नीतियों के तहत कि इतना एलोकेशन करेंगे, इतना उसका यूज होगा, तो ये सारी चीजें से जनता को ज्यादा सरोकार नहीं है। जनता ये जानना चाहती है कि सरकार ने अगर कोई योजना घोषित की तो उसकी डेडलाइन क्या है। तो मैं समझती हूँ कि सरकारों की सबसे बड़ी कमी ये रहती है, अगर केंद्रीय बजट को भी देखें तो जितना रिवील होना चाहिए उससे ज्यादा कंसील उसमें किया जाता है। तो जनता तो भ्रमित ही रहती है कि पता नहीं क्या किसके पेटे एलोकेटेड है। जैसे कि अभी निसार भाई कह रहे थे कि जनता को क्या पता कितना अरबों आपने एलोकेट कर दिया और उसके क्या कौन सी सड़क बनने वाली है। तो हेडवाइज कुछ होता नहीं, और यूं कह सकते हैं डेडलाइंस होती है, डैशबोर्ड नहीं मॉनिटरिंग का। एक सुनिश्चित वो नहीं दिया जाता कि इस पीरियड में इतनी सड़क हम बना देंगे, और उसके बाद जब नेक्स्ट बजट आता है तब पता चलता है 10-10 वर्षों की योजना यूं क्यों पड़ी है। और दूसरी बात इन्होंने सही कही कि जीएसटी आने के बाद से आम उपभोक्ता को कोई रुचि विशेषकर से बजट में नहीं रही, लेकिन फिर भी आज हम लोग ये उम्मीद करते हैं, और मुझे लगता नहीं उस उम्मीद पर सरकार खरी उतरेगी, क्योंकि अगर केंद्रीय बजट को भी देखें तो आज हम युवातम देश हैं। ऐसे में युवाओं को आकांक्षा है कि उनको रोजगार मिल सके। अब ये स्टार्टअप, स्टैंड अप और न जाने कौन कौन सी लोन की योजना इन्होंने शुरू की, लेकिन धरातल पर उसकी कहीं भी मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला ग्राउंड पर कि कोई बहुत ज्यादा इनिशिएटिव बैंक्स ने लिया और उनको लोन्स देने में और उनको कोई फायदा पहुंचे। राजस्थान के परिदृश्य में भी देखें तो 8% लोगों को इससे फायदा पहुंचा, और स्किल डेवलपमेंट का भी हालात बहुत खराब है। उसमें तो ऐसा माना जा रहा है कि 3% भी किसी प्रकार की उपलब्धि सरकार के पेटे में केंद्र से लेकर राज्यों तक नहीं है। राजस्थान की स्थिति बेहद खराब है। तो ऐसे में अब और रही बात अभी जो एक नीति बदली थी केंद्र सरकार ने कि हम टैक्सेस में शेयर बढ़ा देंगे म्युनिसिपल, इसके कि हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को ज्यादा पैसा एलोकेट करें। अब उसकी परिणति ये हुई कि आज स्थितियां ऐसी बन गई कि राज्यों के पास अपनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की जो एक योजनाएं चला करती थी उनके बेटे आने वाला पैसा बंद हो गया। सर्व शिक्षा अभियान की स्थिति देख लीजिए, वहां पर पैसा देने के लिए नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन स्टेट का बढ़ गया। अभी आपने देखा केंद्रीय बजट में नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेकर के सरकार आ रही, इंश्योरेंस पॉलिसी। उस इंश्योरेंस पॉलिसी में सरकार ने दावा तो बहुत बड़ा कर दिया और नीति आयोग को कहा कि 7-8 दिन में आप अपनी योजना बना करके दीजिएगा, जो 6 महीने से इस चीज पर काम कर रहा था। अब सरकार ये कहती है बजट की घोषणा के बाद कि हम राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित कर रहे हैं और उनसे हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कि आपको इस बजट में से अपना हिस्सा देना पड़ेगा। यानी मान के चलिए कि किसी व्यक्ति पर अगर सरकार ने माना है कि उस पर फैमिली 1200 का हमें प्रीमियम देना है, तो उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इसमें कंट्रीब्यूट करे लगभग 400 रुपए पर हेड। अब 400 रुपए पर हेड कहने को कह दिया जाएगा कि राजस्थान में भामाशाह योजना चल रही है, लेकिन भामाशाह के बारे में यदि आप जानकारी लें विस्तृत रूप से तो उस भामाशाह में जितना सरकार देगी उससे कम सरकार का खर्चा उसको इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहा है, क्योंकि उतने लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। तो ये सारी चीजें जिसके बारे में जनता अवेयर नहीं है, सिर्फ फौरी तौर पर घोषणाएं करके सरकारों का आपस में एक दूसरी मतलब केंद्र सरकार का फेडरल जो गवर्नमेंट्स है उनके और बर्डन डालने से फेडरल गवर्नमेंट्स का जो बजट है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। आज हमारे प्रदेश की स्थिति देखिए, सरकार के पास कर्जा लेने की भी एक जो सीमा है वो खत्म हो गई, तो सरकार कहाँ से पूरे प्रोजेक्ट्स करेगी। अभी भाई साहब ने सही कहा कि आप वेयर हाउसेस कंस्ट्रक्ट नहीं करते हो। आज सबसे बड़ा अग्रेरियन क्राइसिस राजस्थान में, सरकार के सामने एक चुनौती है कैसे कर्ज माफी की घोषणा करें। मुझे लगता नहीं कि बजट में कर्ज माफी की घोषणा किसानों के लिए होगी, लेकिन इन्हीं के पास एक मध्य प्रदेश सरकार का उदाहरण है। जैसा कि उन्होंने कहा भावांतर जो आता है उसमें जहाँ प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट और जो उसको बेच करके और उसके बीच का जो उसके पास रेट होता है वो सरकार उसको रियम्बर्स करे, लेकिन वो भी कहीं मुझे समझ नहीं आता कि संभव होगा, क्योंकि इसमें कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। डंप किया जाएगा और सरकारों को कह दिया जाएगा कि इतने में हमने किसी स्टोर पर किसी को बेचा और इसके बाद वो जो लोग सक्षम होंगे वो उसको अवेल करेंगे। तो कई चीजें हैं जिस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा, और कैसे ये बजट जनता को संतुष्ट करेगा इस पर विचार सत्ताधारी पार्टी को इसलिए करना पड़ेगा कि गत 4 वर्षों में ऐसा कोई भी हेड नहीं जिसमें सरकार ये संतुष्ट कर सके कि उसने यही एलोकेट किया था और इसके आधार पर यही सफलता है। चलिए मनीष जी, एक उम्मीद
सब कर रहे हैं, उम्मीद होनी भी चाहिए। हमने अलग अलग प्रदेश से शायद ऐसा कोई जिला छोड़ा होगा जहां से लोगों से हमने रिएक्शंस नहीं मंगवाई हैं कि किस तरह की उम्मीद करते हैं जिलों में। बड़ी रोचक बातें लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ठीक है, एक आप ये लिख देंगे कि हमारे शासनकाल में हमने यूनिवर्सिटी दी है, लेकिन या तो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, पूरे स्ट्रक्चर के साथ में दीजिए, या बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। अभी जिन माफ करिएगा जिलों में यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, अशोक गहलोत साहब के टाइम पे अनाउंसमेंट हो, चाहे आपके टाइम पे की हुई हो, वहां पे केवल वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के अलावा लोग ही नहीं, केवल बस एग्जाम कंडक्ट कराने के सेंटर्स बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें, मतलब ये भी लोगों ने कहा है कि आपने हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी तो बना दी लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। दूसरा, लेकिन ये बात सही है, हर पॉलिटिशियन ये चाहता है कि मेरे टाइम पे मैं एमएलए हूं कि साहब आप एमएलए थे उस वक्त, यहाँ पे ये खुल गया था, यहाँ पे ये खुल गया था, यहाँ पे अनाउंसमेंट्स उसी को बनाने की खूब कोशिश करते हैं, अपने पंपलेट्स बांटेंगे, कुछ दिन तक आभार मुख्यमंत्री का भी जताएंगे, खुद का भी जताएंगे। एक विश्वास पैदा करने वाला बजट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह कि बजट के प्रति लोगों का विश्वास जाग सके। योगेंद्र जी, बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्रेशर सरकार पर होता है, आप देखेंगे कि कृषि कनेक्शन में 50,000 कृषि कनेक्शन दिए, वो मुफ्त में देने होते हैं और उनमें जो वसूली होती है वो भी नॉमिनल होती है। अब वो सबसे बड़ा मत बन गया। अभी 1 लाख कृषि कनेक्शन की बात करेंगे, समर्थन मूल्य जी मैंने आपको ये कहा, 1 लाख कृषि कनेक्शन में सब्सिडाइज्ड होते हैं वो इस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। और वो जो लागत अगर आपकी वहां बढ़ जाए तो 1 लाख करोड़ मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे जानकारी है, किसी तरह से लोड के हिसाब से आपका डिमांड नोट निकलता है, उसके हिसाब से आपको पैसे देने होते हैं। नहीं उसमें, लेकिन जो सब्सिडाइज्ड होते हैं ना, वो अब सबसे बड़ी बात है कि जो भी कोई, इसलिए जी टैरिफ की बात है, और वो सबसे बड़ा प्रेशर बना हुआ है सरकार का। तो आप ये कहेंगे जब 1 लाख करोड़ का घाटा बिजली कंपनी में है तो वो बढ़कर 1.25 लाख करोड़ होना ही है। इसी तरह से अभी जो 754,000 करोड़ का बजट, घाटे का बजट बनाया था, उसका भी जो एलोकेशन ऑफ फंड है उसका भी मैकेनिज्म बिल्कुल तय हो गया है कि सड़क पर इतना करना है, बिजली पे इतना करना है। सोलर को आप कितना प्रेफरेंस देंगे वो अलग बात है, लेकिन बिजली सबसे बड़ा घाटे का सौदा बनती है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पैसा लगता है। बिजली कंपनियों की अपनी दरें भी बढ़ानी पड़ती है, उसके बावजूद भी देखिए बिजली में तो इसी तरह से सरकारों का सबका ये, बिजली में तो जब तक मॉनिटरिंग और ईमानदारी नहीं बढ़ती जाएगी तब तक बिजली का घाटा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जी मैं आपको यही कह रहा हूँ। इसी तरह से पानी की बात है, सड़क की बात है। आप ग्रामीण गौरव पथ पर हर ग्राम पंचायत में 1 किलोमीटर सीमेंट की सड़क की बात आई, उसके कारण राजस्थान का नक्शा सुधर गया। अब सब जगह पर आप देखेंगे हर ग्राम पंचायत पर सीमेंट की सड़क 1 किलोमीटर की अगर बनती है तो पूरा बाजार, मुख्य बाजार सीमेंटेड हो गया है। वहां के जो भी कोई बातें हैं उसके कारण हुआ। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, सड़कों में हमने बहुत बड़ा काम हुआ है और इतना ज्यादा ध्यान आया है कि हम देश की सबसे बड़ी सड़कें तो एक आयतन उसके आधार पर हो सकता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव सड़कें हैं उसके नाम पर भी राजस्थान का नाम आया है। एज फार एज फंड एलोकेशन इज कंसर्न, हम उसमें भी नंबर 1 आ गए। तो जो खैर चलिए, विषय ये नहीं है। आपने एक चीज अभी कही है कि क्वालिटी ऑफ रोड्स की जो आपने बात की, ये किसने जारी किया कि क्वालिटी ऑफ रोड्स? मैं एक दिन पहले का आपको जिक्र करना चाहूंगा। आप ही के पार्टी के विधायक हैं बनवारी लाल सिंह अलवर से, उन्होंने अपना स्पीच में कहा कि मैं आभार जताता हूं मुख्यमंत्री जी का, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का, नगरीय विकास मंत्री का और जलदाय विभाग के मंत्री, 3 के आभार जताए उन्होंने। बहुत अच्छी बात है। मैं कहा शायद हो सकता है कोई बड़ी योजना मिल गई होगी, लेकिन जैसे जैसे एक एक को आईना दिखाना शुरू किया तो उससे कोई नहीं बच सकता। उन्होंने कहा कि घटिया क्वालिटी की सड़कें बनी हैं। ये उन्होंने कहा उस पीएचडी का जो विषय आया था वो क्या है, सड़क उस समय पर खोदी हुई थी और ये पक्की बात है कि जब दोबारा बनाई, आपने रातों रात जो बनाई कि आप देख एक क्वालिटी ऐसी बना दी साहब जिसके अंदर की मतलब चलना बहुत मुश्किल काम है। नहीं मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि अपवाद, मैं वही कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई आता है तो उसको दोबारा बनानी पड़ेगी, उसके लिए और ठेकेदार की मुसीबत होनी है, तो क्वालिटिव काम होना चाहिए, वो अलग बात है। वो जो उन्होंने बात करी थी वो ये थी कि एंड टाइम पर पूरा शहर पीएचडी की लाइन डालने के लिए, चूंकि नई लाइन सैंक्शन थी, उसको डालने के लिए सड़क खोद दी गई, तो जनता को लगा कि पूरे शहर खुद गया है। और जब उसको रातों रात भरने का प्रेशर आया तो उसके कारण जो भी कोई कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं वो करने पड़े रातों रात। तो ये बात अलग है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव हमारे सड़कें बनने के बाद करवाना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये टाइम मैनेजमेंट एक अलग बात है। मैं अभी जो फंडिंग एस्पेक्ट पर बात हो रही है, एलोकेशन ऑफ बजट की बात हो रही है, उसमें जो प्रेशर बन गए हैं वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही रहते हुए हैं। सर मेरा तो इसीलिए देखिए आप देखेंगे कि सर मैं देखिए मैं तो सिंपल सा मेरा सवाल था, मैंने अर्चना जी से भी किया, आपसे मेरा इतना सा है कि बजट आप कुछ भी दीजिए, हम 2 दिन से डिबेट कर रहे हैं,
अलग अलग सेक्टर के लोगों को हमने बुलाया। उनका साफ कहना है कि आप पहले तो भरोसा पैदा करिए बजट के प्रति। लोगों का भरोसा कब हो सकता है कि जो आप अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं आप वो पूरे कर दीजिए, तो लोगों को लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये हो गया है। दूसरा, एक परंपरा हमारे बीच में चल पड़ी है जो सकरी गलियां निकालना शुरू कर दिया हमने पिछले कुछ वर्षों से, दशक से कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले ये ध्यान रहता था सबको कि बजट आने वाला है कि किस चीज की महंगाई होगी, किसकी कमी होगी। और मैं तो ये बताना चाहूंगा, कई लोग तो आनंद फानंद में चीजें खरीद लेते थे कि शायद हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान महंगा हो, ये पंखा खरीद लेता हूं, कूलर खरीद लेता हूं। इस टाइप की चीजें भी हमने होते हुए देखा है। आज ये कहते हैं कि आज बजट आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पता लगा कि जुलाई में फिर पैसे बढ़ गए। तो एक भरोसा इस वजह से टूटता जा रहा है बजट का। पहले जैसे निसार साहब ने कहा कि पहले एक ध्यान रहता था कि ये चीज महंगी हो गई, ये सस्ती हो गई। आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है कि 300 करोड़ रुपए आपने किस में डाले, 500 करोड़ किस में डाले, उसका ज्यादा ध्यान नहीं है। उसको एक ही चीज है कि मेरे जेब में क्या बच सकता है और मेरा जो पैसा है उसको किस तरह से मैं यूटिलाइज कर सकता हूं उसको। वो एक भरोसा जो टूट रहा है, तो भरोसा तब आ सकता है कि जब पुरानी जो घोषणाएं आप उन्हें इंप्लीमेंट ठीक से कर सके। लेकिन फिर भी उम्मीदों का बजट है, कुछ और उम्मीद की जा सकती है। अब तो ये भरोसे की बात करिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं योगेंद्र जी कि बजट को महिमा मंडित करके और उसको माला पहना दे, ये मकसद नहीं है। मकसद जनहित होता है। बीच में राहत देनी पड़े, सेंसिटिव प्रशासन का नियम है, हाथों हाथ करेंगे। और जब ऐसा होता है तो लोगों में भी ये विश्वास पैदा होता है। बजट को कह दिया जाए कि ये इसकी महिमा बढ़ानी है हमको, ये बात थोड़ी है। जब पेट्रोल के दाम रोजाना तय हो रहे हैं, जीएसटी के आधार पर सब कुछ तय हो गया है, तो बजट का तो ओबियसली ये होगा ही होगा। बजट को जो बताने की बात है वो बेसिकली प्रोविजंस हैं और फंड अलॉटमेंट है कि हमारी सरकार प्राथमिकता के तौर पर इसको देखती है और इस पर ज्यादा पैसा देने वाली है। वो 300 करोड़ ज्यादा होंगे या 200 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। बड़ी बात जो सार्वजनिक उपक्रमों को बचाए रखने की कुव्वत जो है वो भी आपने देखा है कि केवल इस बजट एलोकेशन के कारण कम हुई है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबल एस्पेक्ट्स हैं, पीपीपी मोड है, वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो उसमें वो जो निर्धारण करता है वो कोई और होते हैं। तो अल्टीमेटली जो काउंसिल्स हैं, जो भी कोई परिषद है, वो भी वो सब बातें आप तो विश्वास दिलाने की बात नहीं। मैं आपको कह रहा हूं 5 मेडिकल कॉलेज घोषित किए गए हैं, उनमें 5 जो फंड एलोकेशन है वो हुआ, बिल्डिंग्स बनाना चालू हुआ, लैंड दी गई, एनओसी हो गई, अब उस पर काम चालू हुआ है। 1 वर्ष में मेडिकल कॉलेज बनकर चालू हो जाए, ये संभव हो ही नहीं सकता। तो जितनी सार्थक बातें करेंगे उतनी आंखें नहीं चुराएगा फिर अगली बात। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने यूनिवर्सिटीज की बात की, यूनिवर्सिटीज में ये पक्की बात है, जब कम यूनिवर्सिटीज होती है तो उनकी गरिमा इसलिए होती है कि एरिया ज्यादा इफेक्ट होता है, ज्यादा छात्र उससे जुड़े होते हैं। जैसे जैसे आप रिवीजन आधार पर यूनिवर्सिटीज लेकर जाते हैं तो वो सब उस कट ऑफ होते जाते हैं और फंड एलोकेशन यूजीसी जो मिलता है बदलते हैं। मनीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस चर्चा करेंगे कि बजट आखिरी बजट है। इस बजट के मायने पॉलिटिकल एंगल से क्या हो सकते हैं, क्या पॉपुलर बजट होगा, किस सेक्टर को छुआ जा सकता है, बाई इलेक्शन अभी हुआ है, क्या उसका भी कहीं पे इस पे छाया नजर आएगी इस पे, वो तमाम जो पहलू हैं उनको छूने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। स्वागत है, आप देख रहे हैं बजट से जुड़ी बजट 2018-19 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बजट पेश करेंगी। वापस मैं एक बार निसार साहब के पास में जाना चाहूंगा। निसार साहब, आपका एक बड़ा एक एक्सपीरियंस है, बजट को बड़ी बारीकी से आप देखते हैं। बजट आखिरी है, चुनाव सामने है, बाई इलेक्शन अभी निपटा है, कुछ इस तरह का बजट पे रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल सकता है कि जैसे पॉपुलर बजट का हम संज्ञा देते हैं, या फिर वास्तव में बजट को उसी तरह से देखें कि हाँ बिल्कुल कुछ कड़वे घीट पिए हैं और सरकार का जो विजन है वो साफ एक विकास का एक विजन लेकर चल रही है, जिसमें कुछ स्टेप्स ऐसे उठानी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि ये आखिरी बजट है, तो ये बजट तो जरूर पॉपुलर होगा। मतलब का जो बजट भाषण होगा उसको तो जरूर पॉपुलर बजट की तरफ पेश किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सरकारों को चुनाव जीतना है, सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में जाना पड़ता है और इस बात का ध्यान जरूर रखेगी कोई भी राजनीतिक दल हो। और इससे कोई मतलब मुझे इस बात से कोई वो नहीं है, इस बात का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार आखिर राजनीतिक दल बनाते हैं और राजनीतिक दल चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं और हारते जीतते हैं, तो उसको अपने चुनाव लड़ने में चुनाव का ध्यान रखना होगा। तो ये इससे मुझे तो लगता है कि घोषणाएं कुछ ऐसी जरूर की जाएंगी जिससे आम आदमी को लगे कि उसको राहत मिल रहा है। और अगर उन घोषणाओं तक ही लेकिन अगर वो सीमित रहे वो राहतें,
तो उससे दिक्कत है। उनको लागू करें, क्योंकि समय कम रहेगा, तो ऐसी ही घोषणाएं करें जो व्यवहारिक हैं, जो उस कम समय में 8 महीने जितने भी समय है उतने में वो लागू किया जा सके, पूरा किया जा सके, उसके पहले की चुनाव आचार संहिता लगे उसके पहले लागू किया जा सके। तो घोषणाएं सरकार को ध्यान रखना होगा कि वो इस प्रकार की हो, तो ये ज्यादा अच्छा है। पिछले बजट का अभी जो आंकड़े आए हैं एजी के वेबसाइट पे, जो ऑडिटर जनरल के वेबसाइट पे, पिछले बजट का आप बात कर रहे थे कि वेयर हाउसेस बनाने हैं, सड़कों की बात हुई, ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय 9 महीने में अप्रैल से दिसंबर तक का जो खर्चा का आंकड़ा आया है, उसमें पूंजीगत व्यय हुआ है 43%। जितना बजट रखा था उसका 43% हुआ है 9 महीना में। आने वाले 3 महीने में, हाँ चलिए, कुछ बुकिंग, कुछ चीजें खर्चे बुक नहीं हो पाती हैं, ये सब रहता है, लेकिन आने वाले 3 महीने में क्या हम उम्मीद करते हैं कि 50% खर्चा हो पाएगा। तो राजस्व व्यय जिसमें खर्च कम होने का संभावना बहुत कम हो रहता है, क्योंकि सैलरी वगैरह उसमें शामिल होता है, उसमें भी 64% खर्च हुआ है, जो कि 75% टाइम आपका निकल गया। तो लागू करने की बात, घोषणाएं जो हैं उनको लागू करना ज्यादा आवश्यक है और उनको बताना ज्यादा आवश्यक है। क्यों नहीं CMIS को, चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम को सीमित रूप से जनता के लिए खोला जा सकता है, वो देख सके कि किस विभाग से संबंधित 5 घोषणाएं थी, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 15 घोषणाएं थी, तो उनमें से किसका क्या स्थिति है। इसको पारदर्शी बनाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सीमित रूप में कि देख सके आदमी नतीजों को, उतना तो एक पोर्टल, या तो नया पोर्टल बने, या जो CMIS अभी पोर्टल है उसको, इसको खुला रखा जाए, जिसपे जनता देख सके कि भाई किन घोषणाओं का क्या हश्र हुआ या क्या उनमें प्रगति हुई। तो आपको फिर टीवी पे नहीं बताना पड़ेगा, लोगों को खुद ही पता रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ। शिक्षा, उच्च शिक्षा की जहां तक बात है, तो हम लोगों ने देखा सभी राज्यों में, राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी क्या स्थिति है। रवीश कुमार ने अपने विश्वविद्यालयों पे जो कार्यक्रम किया उसमें अच्छे से दिखाया। बहुत बुरी स्थिति है। हमें उच्च शिक्षा में सिर्फ कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि उच्च शिक्षा की स्थिति सुधारनी है और इसमें हमें ज्यादा शिक्षक लगाने होंगे, इसमें हमें ज्यादा गैर शिक्षण कर्मचारी भी लगाने होंगे, दोनों की आवश्यकता है और वो लोग काम करें। इसके भी तरीके निकालने होंगे। ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी दोनों है, एक सुविधाएं दी जा सके, सेवाएं दी जा सके, इसके लिए व्यवस्था बनाना, और वो व्यवस्था काम करे प्रभावी रूप से, इसको सुनिश्चित करना, दोनों सरकार की जिम्मेदारी है। दोनों में से किसी एक से भी सरकार पीछे नहीं हट सकती। राजस्थान की अगर अपेक्षा की जाए, राजस्थान के लिए पॉपुलर बजट के बीच ऐसी कुछ गलियां निकालनी चाहिए सरकार को कि एटलीस्ट ये तो आपकी बिल्कुल एक तरह से कहें कि देनदारी मानिए, क्योंकि आपने जिस भावनाओं के साथ में वोट लिया है वो आपका कर्ज है, तो आपको वो चुकाना पड़ेगा। जो अब तक अनछुए ऐसे पहलू हों जिनको वास्तव में पूरे करने चाहिए। देखिए, मुझे किसी को ये पता नहीं है कि जो GST की वजह से सरकार के टैक्स कलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो जिन आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, AG कार्यालय का जो पिछले 9 महीने के आंकड़े हैं, अप्रैल से दिसंबर तक का, उसको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके हिसाब से पिछले साल के में 9 महीने में जितना टैक्स कलेक्शन हुआ था परसेंटेज में, उतना ही परसेंटेज में टैक्स कलेक्शन इस साल भी हो चुका है। तो ऐसा अभी कहना कि GST की वजह से राज्य सरकारें नुकसान में रहेंगी, फायदे में रहेंगी, और वैसे भी केंद्र सरकार ने कहा है कि 3 साल तक तो नुकसान की भरपाई करेंगे, तो मतलब सरकार की वित्तीय स्थिति पे बहुत ज्यादा मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। तो इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास बहुत गुंजाइश है कि जैसे पेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, जिसकी मैं मांग करता हूं। मैं मांग करता हूं यहाँ पे भी और हमेशा हर जगह कहता हूं कि पेंशन तो एक कम से कम मिनिमम वेजेस का आधा तो होना चाहिए। तो और भी कुछ चीजें हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है, अर्चना भी बात कर रही थी, या जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने, जो भारत सरकार ने इस साल इकोनॉमिक सर्वे इशू किया, उसने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है। महिलाएं किसान बनी हुई पहली बार नहीं है, हालांकि सरकार ने पहली बार ये बात स्पष्ट रूप से कही कि हमारी महिला किसान बहुत ज्यादा गांवों में रह जाती हैं, क्योंकि पुरुष माइग्रेट होकर चले जाते हैं काम करने के लिए। तो मुझे उम्मीद थी केंद्रीय बजट से कि चूंकि ऐसा उन्होंने खुद ही कहा है अपने इकोनॉमिक सर्वे में, तो महिला किसानों के लिए कुछ लेके आएंगे। तो मैं अब वही उम्मीद इस बजट से कर रहा हूं
एक और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो सिलिकोसिस नाम की बीमारी है राजस्थान में, उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। पिछले साल 2 केंद्र खोलने की घोषणा हुई थी, जिसका हम लोगों ने स्वागत किया था। हम चाहते हैं कि उन केंद्रों की अब क्या स्थिति है ये बताने के साथ साथ नए केंद्र खोले जाएं। लोगों को जो मुआवजा मिलता है सिलिकोसिस की रोग की पहचान होने पर और सिलिकोसिस से मौत होने पर, उसको सुगम बनाया जाए। उसमें लोगों को बहुत मुश्किलें आ रही हैं फील्ड, जब अगर हम गाँव में जाएं तो। बिल्कुल। तो ये सब कुछ उम्मीदें हैं जो मैं सरकार से कर रहा हूँ। ये तो घोषित और योजनाएं हैं, इनमें ज्यादा एलोकेशन बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स भी हम उन्हें दे सकते हैं, सरकार दे सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती उन लोगों के कि पत्थर से जुड़ा जो काम लोग करते हैं, खासकर उनको मास्क आप दे सकते हैं। उन्हें कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध कराएं, टाइम पे उनकी हेल्थ की चेकअप हो सके, बिल्कुल आप उसमें डालिए। अगर एक मास्क की कीमत जो हम मुआवजा देते हैं उससे कम ही तो होगा ना। बिल्कुल। तो हमें मास्क देना हमारे लिए ज्यादा सस्ता है, वो ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उनके अपने पेट से मतलब होता है, और वो गंभीर परिणाम जब आते हैं उसे पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। कई बार इस तरह की स्टोरीज मीडिया ने हाईलाइट भी किए। पूरा गांव में 10% पुरुष बचे हुए हैं, 90% विडो वहां पे विडोज हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही ये ऐसा कहें कि एक तो हमारी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए इसको लेकर के। गुप्ता साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अशोक गहलोत साहब का जो कार्यकाल रहा था, आखिरी जो बजट था, बहुत सारी उनकी अनाउंसमेंट्स थी, फ्री जांच, फ्री चेक, मेडिसिन और भी चीजें थी। कुछ उन्होंने अपने, जिसके लिए कह सकते हैं कि हमने जनता को उसका अधिकार दिया है, लेकिन वो आखिरी के वक्त दिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनता लगातार उठा रही है। फ्री चेकअप और मेडिसिन पे भी सवाल उठा रहे हैं कि सब चीजें पूरी नहीं मिल पाती हैं। आखिरी के समय पे क्या वास्तव में कुछ असर पड़ता है लोगों के कि ये आपने लास्ट का टाइम दिया है, अब 4 साल तो सोए रहे? देखिए, जैसे अभी ये जो बजट आने वाला है, मेरी अपेक्षाएं ये हैं और मेरे ख्याल से इसका फोकस भी मेरी लाइन पे ही राज्य सरकार को करना पड़ेगा। उसका कारण है, एक तो रूरल डेवलपमेंट कह दीजिए या ग्रामीण विकास की जो बातें हैं वो कह दीजिए। दूसरा, कृषि को लेकर के उसके संसाधन उपलब्ध करवाने की बात कह दीजिए, पानी उपलब्ध करवाने की बात कह दीजिए। और तीसरी बात है युवाओं को रोजगार। वो अगर ये तीनों चीजें समझ लीजिए एक मायने रखती हैं और इस बजट को फोकस यही कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं जोड़ता हूं कि अगर युवाओं को रोजगार देने की बात आएगी तो एमएसएमईज को इनको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। अब बात आती है स्किल डेवलपमेंट की और नॉन स्किल की। इन्होंने जितने किए वो सब जाकर के रोजगार हम उनको दे नहीं पाए। तो आज की स्थिति यह है कि विद्याधर नगर की अभी एक बस्ती में कल मैं गया था और वहां लोग कुछ शिक्षित हैं, कुछ अशिक्षित हैं, और वो ताश खेल रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई क्या बात है? बोले साहब आपकी फैक्ट्रियों में तो कोई काम है नहीं, अब हम क्या करें? हमको जब तक कोई रोजगार नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अभी दिन में तो तुम ये कर लेते हो, रात को क्या करते हो? और रात को भी साहब कोई रोटी जुगाड़ तो जुगाड़ करते ही हैं। तो स्पष्ट है कि उस स्किल्ड लेबर को हमने कहां भेज दिया। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए शिक्षा की बात कर लें, शिक्षा में आप अगर आईआईटी को छोड़ दीजिए और आईआईएम को छोड़ दीजिए, उनके अलावा हम कहते हैं कि साहब हमारे बच्चे बाहर से पैसा कमा करके ला रहे हैं, हमारी जो ये फॉरेन मनी है उसका ग्राफ बढ़ रहा है और उसके कारण हमारे देश में भी ग्रेडिंग हमारे देश की ऊंची होती जा रही है। एक तरीका बना लिया। पर बाकी का क्या हुआ? बाकी को तो आए दिन ये देखना पड़ता है कि कभी 50,000 बच्चे का पेपर आउट हो गया, कभी 40 का पेपर आउट हो गया, कभी क्या हो गया। तो ये व्यवस्थाएं कौन रोकेगा? क्या ये सरकार जिम्मेदारी लेगी इस अपने बजट में कि हम इन बच्चों को भी रोकें? आए दिन क्राइम बढ़ गए हैं। कुछ लोग वहां जाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, कुछ की रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है और कुछ की रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसकी एफआईआर लगा दी जाती है। तो ये जो सिस्टम बढ़ रहा है, आए दिन किसी की समझ लीजिए चैन तोड़ ली या किसी के घर में घुस गए। आज भी मेरे ख्याल से मेरी नॉलेज के हिसाब से इस जयपुर में 10 जगह नकबजनी हुई है। अब कितने अखबार में छपी नहीं छपी मुझे पता नहीं, ये कल की बात बता रहा हूं। और इसके अलावा अब आ जाइए आप स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य की बात हम 50 कर लें। हमने अभी एक सर्वे करवाया था अपने राजस्थान खबरदार व्यापार संघ के स्तर पर कि आप और कुछ मत देखिए, राज्य सरकार कहती है कि हमने हर छोटी बड़ी जितनी भी इकाइयां हैं गांव में उनमें संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं। संसाधन क्या? पलंग, बेंच या उसके पास में पड़ी हुई हो और छोटे मोटे उनको ये
वो संसाधन हमने देखे कि कम से कम 60% जगह बिल्कुल ही नहीं थे, खाली कहीं टूटी हुई बेंच पड़ी हुई है, कहीं वो अलमारी भी टूटी हुई है, ये स्थिति है। अब आप जो बात कर रहे थे गहलोत साहब की लास्ट बजट की, वो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी, कोई भी बजट पेश करता, जैसे ये इस बजट को भी हम वही मानेंगे, मैं इसको अंतरिम ही मानता हूं, आप लोग इसको आखिरी बजट कह रहे हैं पर मैं इसको फिर भी अंतरिम ही मानता हूं। और उसमें भी अगर कोई घोषणाएं की गई तो जैसे ये सही है कि आज के एसएमएस हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, एक आदमी वहां बाहर पड़ा रहता है, कोई उठा करके उसको अंदर ले जाने वाला नहीं है। दवाइयों की स्थिति ये हो गई कि अमुक दवाई नहीं है, अमुक दवाई डॉक्टर साहब बाहर की उसमें लिख रहे हैं। जहां तक टेस्ट का सवाल है, 78% टेस्ट आज की तारीख में बाहर करवाए जाते हैं, सिर्फ 22% टेस्ट वहां उपलब्ध हो रहे हैं। उसके भी पैसे मुझे कोई कहता है कि कुछ देने पड़ते हैं, कुछ नहीं देने पड़ते हैं, मुझे पता नहीं इसका। पर कुल मिलाकर के ये स्थिति हो गई कि हेल्थ की गारंटी सरकार की है, कोई भी देश हो, किसी भी आदमी को हेल्थ एंड एजुकेशन दो चीजें तो देखनी गारंटी उसकी है। एजुकेशन की जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से जितने भी जो अब विकसित देश हो रहे हैं उन्होंने प्राइमरी से लेकर के एलकेजी और बीके क्या बोलते हैं वो, जो भी यूकेजी से लेकर के और 12th तक की एजुकेशन की गारंटियां उन देशों ने ली है। पर हमारे यहाँ उसकी भी जो अभी जो स्कूल हैं 300 स्कूलों की कर वो अभी तो ड्रॉप हो गया, पर इसीलिए मेरे ख्याल से चर्चा में आया। और वो जो आप बता रहे थे रवीश कुमार की बात, उसने भी आप बताया कि रवीश कुमार जी ने जो यूनिवर्सिटीज की जो पोजीशंस बताई हैं तो वो सभी जानते हैं, सभी, इसमें कोई छुपाव नहीं है। ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि वहां बच्चे जितने भी हैं, किसी भी बच्चे को पूछ लो भाई तो कोचिंग करने क्यों जा रहा है, कि साहब वहां तो पढ़ाई नहीं होती, मुझे पास तो होना ही है। तो जो बच्चे 10%, 15%, 20% अपने स्तर पर पढ़ाई करके जो पास होते हैं वो होते हैं, बाकी हमारे एजुकेशन सेंटर पे जाकर के और वो पास हो रहे हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। इवन पीएचडी बिकने लग गई हैं, तो वो भी एक दुर्भाग्य की बात है। तो कुल मिलाकर स्तर सुधारने की बात है, स्तर सुधारने की बात है कि स्तर सुधारा जाए। आप ये चाह रहे हैं कि इनके बिल्कुल स्तर सुधरना चाहिए। बिल्कुल, स्तर देखिए जब तक हमारा नहीं सुधरेगा या हम हमारी मॉनिटरिंग अगर पक्की नहीं होगी, मैं तो कई बार ये भी सजेस्ट कर चुका हूं सरकारों को कि आप केवल अपने इन जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन पे मत विश्वास कीजिए, आप योजना लाइए और योजना की मॉनिटरिंग आपके कार्यकर्ताओं को सौंपिए, ताकि कम से कम 50% नहीं तो 40%, 30% कहीं ना कहीं तो वो मॉनिटरिंग होकर के वो व्यवस्थाएं रुके। सड़क की भी यही स्थिति होती है, जो अभी कह रहे थे कि सीमेंट की रोड बन रही थी, अभी जगह जगह अगर छोटे छोटे जो पेचेज बनाए गए हैं उन पेचेज को दूसरे दिन या तो खोद दिया गया और या नहीं खोदा तो वो 10-15 दिन में अपने आप ही टूट टाट के नकली। तो यहाँ बस बात वही आकर के रहती है कि एक विश्वास जो आपको क्वालिटी और पब्लिक ओरिएंटेड जब तक इस सिस्टम को नहीं बनाओगे तब तक ये बहुत मुश्किल होगा। अर्चना जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखो, आपको एक बड़ा एक्सपीरियंस है, सरकार आपकी रही हो, चाहे पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार हो, वापस वसुंधरा जी की सरकार हो, या चाहे इससे पहले अशोक गहलोत साहब की सरकार रही हो, आखिरी का जो बजट होता है कायदे से तो देखिए यूं अगर हम पॉलिटिकली उस पैरामीटर में डालें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जनता के पास आपको तुरंत बाद ही जाना है। आप फरवरी में बजट पेश कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च तक है, मई तक मुझे लगता है दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी सड़कें नापना शुरू कर देंगे कि बिल्कुल जनता के बीच जाना है। तो आखिरी का जो बजट है, क्या वास्तव में लोक लुभावन अगर बजट बना भी देते हैं तो जनता कितना यकीन करती है उसमें? यदि कांग्रेस की बात करें, क्योंकि आपने बात की पॉपुलिस्ट बजट की, तो जो पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन ने दी थी फ्री मेडिसिन की, उस पर विश्वास किया था जनता ने। उसका कारण था कि अक्टूबर में जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद आप देख लीजिए कि जब हम शासन से बाहर हुए तब तक 12 करोड़ लोगों ने उसे सुविधाएं अवेल की थी। हमारा जनसंख्या 7 करोड़ की है और 5 करोड़ बाहर के दूसरे राज्यों के लोग आए, और वो इतनी सक्सेसफुल योजना थी कि उसको जो आज प्रधानमंत्री उनके राज्य के गुजरात ने भी इम्प्लीमेंट करने के लिए या रेप्लिकेट करने के लिए अपनी टीम्स भेजी और विदेशों से भी आई। तो ऐसा नहीं कि हमेशा पॉपुलिस्ट बजट ऐसा हो जाए कि आप सिर्फ चुनाव के मद्देनजर जा रहे हो। इस स्कीम को, क्योंकि मैं कई बार हमारी सरकार के जो नुमाइंदे थे उनसे चर्चा भी हमने की, हारने के बाद भी हमने इस पर विमर्श किया। ऐसी स्कीम जब आती है तो उसके लिए बहुत लंबा एक प्लानिंग होती है और उसको इम्प्लीमेंट यहाँ ये माना जा सकता है कि आप पायलट प्रोजेक्ट को पहले इंट्रोड्यूस कराइए ताकि जनता विश्वास कर सके उसमें। तो देखिए, वो विश्वसनीय योजना थी। ये बात अलग है हम चुनाव से बाहर हो गए, इन्होंने उसको रेवड़ी भी और न जाने क्या जहर तक करार दिया था, लेकिन आज इनकी मजबूरी ये रही कि उसको लागू करना इनकी बाध्यता रही। हालांकि इन्होंने उसमें एक कलाकारी की है कि उसके बजट को 60% को ना डाइवर्ट करके दवाइयों की जगह
सर्जरी के इक्विपमेंट्स के खरीदने में लगा दिया। और आज स्थिति है कि 800 मेडिसिन जो अवेलेबल होती है 200 भी नहीं मिलती है। और जो खामियां, व्यवस्थागत खामियां गुप्ता साहब ने इंगित की, वो सचमुच में जारी है। आज हमने देखे उसके 2 परिदृश्य सामने। लेकिन देखिए, व्यवस्थागत खामियां क्यों होती हैं? क्योंकि हम मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे हैं। अब व्यवस्था में कमी होगी तो ना कॉलेज चलेंगे ना यूनिवर्सिटीज चलेंगे। अब मैनिफेस्टो पे आ जाएं गवर्नमेंट्स के। जब आप चुनाव में जाते हैं मैनिफेस्टो आपका घोषित होता है, उसमें आप बहुत सारी चीजें होती है जिसके आधार पर बजट भी बनता है और सारी सरकारें चलती हैं। अब इस मैनिफेस्टो की हालत देख लीजिए कि इन्होंने कमिट किया कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मानदेय है उसको दुगना करेंगे। अब 4 वर्ष बीतने के बाद भी नहीं होता तो वो फिर विधानसभा के बाहर बैठती है। तो छोटा छोटा सा दे करके हर बजट में कभी 50 कभी 250 रुपए का उनका बढ़ा करके मानदेय, और हमें सोचते हैं कि वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो उनकी आजीविका को आप न्यूनतम मजदूरी से भी कम रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हेल्थ के मोर्चे पर या शिक्षा के मोर्चे पर जो प्राइमरी केयर है उसमें सबसे अच्छा योगदान दे, जबकि वो अपने बच्चों को भी पोषण देने में अक्षम है 2500 रुपए में। तो हमको इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि बहुत पॉपुलस बजट देने की जगह इसको इस तरह से डिसाइड करिए जिसके आधार पर आप जिसको कमिट करते हैं उसमें से जैसे अभी निसार भाई ने कहा कि आपका 43% ही है कैपेक्स में आपका, और शायद आपने एक रिसर्च किया था उसमें 13% वेलफेयर स्कीम्स पर ही सरकार कर पाई है। तो जब आप इतना बड़ा कमिटमेंट करते हैं और उसका नतीजा सिर्फ आता है 50% भी आप हासिल नहीं करते तो अविश्वास जनता को होता है। अब आप इसके पीछे वजह क्या माने कि ये तो देखिए, जब आपके पास में फंडिंग है, पैसा आपके पास में, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि तो आपका सिस्टम का फेलियर माने। बिल्कुल वही, जो व्यवस्थागत खामियां की मॉनिटरिंग नहीं है। लेकिन एक चीज और है, इस बार जो दुविधा आएगी सरकार को, मुझे जहां तक जानकारी है केंद्र सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में 20% बजट की कटौती की है। उसके अलावा आपके शिक्षा में और जो आपका हेल्थ सेक्टर है, लेकिन जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यदि आप आज देखें, आज आंकड़े हैं कि राजस्थान जो हेल्थ के सेक्टर में 17 नंबर पर है जो बड़े राज्यों की श्रेणी में, और IMR और MMR में थोड़ा इंप्रूवमेंट है लेकिन जितनी आशा थी इंप्रूवमेंट नहीं है। तो उसका कारण अब और बढ़ेगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि जो प्रथम प्रसव तक आपने सीमित कर दिया जननी शिशु सुरक्षा योजना को, तो ऐसे महिलाओं को यदि एक प्रसव तक आप सरकारी सहायता दोगे और दूसरे में नहीं दोगे तो हेल्थ तो नेचुरली डिटीरियोरेट होगी उसकी और बच्चे की। तो फिर आप उन सारे इंडिकेटर्स में खराब होगी राजस्थान की स्थिति, और सभी राज्यों के हालात कमोबेश ऐसे ही होंगे। अभी सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने, मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि कृषि के क्षेत्र की, और कृषि के क्षेत्र की चुनौती में आज गुप्ता साहब ने भी बताया कि आपकी खरीद की जो क्षमता होती है, जो आप डिक्लेयर करते हो, जो केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है, उससे आधा खरीदते हो तो किसान तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मूंगफली की खरीद आपको 2 लाख टन क्विंटल कितनी करनी थी, मुझे जानकारी 2,80,000 टन, हाँ, तो उसमें से आपने 1.4 लाख टन सी की है। तो ऐसे में वो मूंगफली जो बची औने पौने दामों पर डालनी पड़ेगी उसको, और वो भी प्रोडक्शन काफी है। ये तो जो सीमा तय की है, ये तो चौथे हिस्से की है। प्रोडक्शन है अपने यहाँ 8 लाख टन। बिल्कुल। तो जब आप केंद्र के द्वारा डायरेक्शन जो दिया जाता है उसी का प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे? वो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास में संसाधन नहीं है, रखेंगे कहाँ पे? बड़ी ये कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जो वास्तव में होनी चाहिए। मनीष जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं, लास्ट का जो बजट है, या तो देखिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स आप शुरू करते हैं, तो पहले मनरेगा का भी ऐसा ही हुआ था, पहले उसे बजट से पहले उसे शुरू किया गया था और बजट में अनाउंस किया गया था कि इतने जिलों में और हम इस योजना को आगे लेके जाएंगे। तो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है जो सरकार जिसपे बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये तो वास्तव में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वर्तमान सरकार का, या बीजेपी ने बिल्कुल कहा हो कि हाँ बिल्कुल ये हमारी हमने जो कमिटमेंट किया था जनता का उसको हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया था और अब उसे हम लेके जा रहे हैं? क्योंकि देखिए कुछ तो सोशल वेलफेयर की चीजें होती हैं, जैसे सिलिकोसिस की जो बात की इन्होंने, 2 सेंटर्स की बात है, वो किस पोजीशन में अभी पता नहीं है। एक चीज इनसे आप पूछिए, ये मुझे भी उस तरह इंटरवीन नहीं करना। कैंपा फंड होता है फॉरेस्ट का, वो कैंपा फंड डाइवर्ट होता है फर्नीचर खरीदने। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए, उसमें फंड आता है, वो चला जाता है मिनरल वाले ऑफिस। ये तो बड़ा ही वो निशार साहब बताएंगे, मुझे भी कुछ चीजों का मालूम है। हम यूजर सर्टिफिकेट उसका जारी कर देते और पैसा कहीं और खर्च कर देते हैं। ये तो देखिए सभी गवर्नमेंट्स का बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है कि आपके पास में बजट है और बजट में अधिकारियों से मीटिंग में कहा जाता है कि अपना अभी तो आपने 20% बजट 3 महीने अभी आपको फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में बचे हैं, तो फिर वो देखेंगे चलिए यूसी भरिए, इसकी किस में भर रहे हैं? बजट है किसी के वेलफेयर के लिए, आप ले रहे हैं उसमें फर्नीचर, बस खरीद रहे हैं, कभी गाड़ी खरीद रहे हैं और उसका यूजर सर्टिफिकेट आप जारी कर देते हैं। साहब इतना यूटिलाइज हम कर चुके हैं। मुझे लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी अभी भी जिस तरह से घुमाना शुरू कर रही है सरकारों को, और ये एक स्मार्टनेस बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा मैं तो, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी पोजीशन हो गई है ये। अब पार्लियामेंट में देखिए, स्टेट असेंबलीज में देखिए, कोई एमएलए अगर कोई सवाल खड़ा करता है किसी योजना को लेकर के
तो उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि माननीय अध्यक्ष जी गलत कह रहे हैं, गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। अरे भाई जांच करवा लीजिए उसकी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जिस अधिकारी को आपने जिम्मेदारी दी है वो कहीं भ्रम में तो नहीं रख रहा। क्योंकि मैं 3 दिन से असेंबली को देख रहा हूं, 3 दिन से यही बात आ रही है कि बजट को लेकर के पहले आपने एलोकेट कर दिया, उसे आपने टेंडर भी करवा दिए, लेकिन जो एमएलए कह रहा है आप ही के पार्टी के, चलिए दूसरे के छोड़िए, यकीन नहीं करते हैं। उससे अधिकारी को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है कि मंत्री ये बोले। ये परंपराएं नहीं होनी चाहिए। पहले की स्थितियां भी रही हैं, अगर मान लो कहीं पे कोई खामी गिनाता था, चाहे भैरव सिंह शेखावत का वक्त हो या फिर हरदेव जोशी सूचन माथुर का टाइम रहा हो, किसी का भी रहा हो, वो लोग कहते हैं कि ऐसा है प्रतिपक्ष का, चले इसकी जांच करा लेते हैं, और जांच में बाकायदा संबंधित विधायक को भी लेते थे। हमारे ये संस्थागत जो स्थितियां थी वो बंद करते जा रहे हैं हम लोग। तो बजट के साथ साथ जब हाउस पे ही सवाल उठने शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है बड़ी मुश्किल होगी। और बात हम पायलट प्रोजेक्ट ही जो कर रहे थे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसको लिए कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल हम इस क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए स्किल डेवलपमेंट है आपका, पहले से आप लोग अनाउंस कर चुके हैं। वो स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप में भी क्या पोजीशन है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि स्टार्टअप को लेकर के कुछ ऐसे चीजें सामने आई हूं जिसको हम कह सकें हाँ कि बिल्कुल राजस्थान अग्रणी राज्य। और देखिए सम्मान, सर्टिफिकेट्स, मुझे लगता है कि ये सरकारों को मिलते रहते हैं। प्रदेश ने नंबर 1 मुख्यमंत्री साहब को भी देखा हुआ है, तो ये इसमें मत जाइए कि हमें उस चीज में सम्मान कर दिया। आपके मंत्री महोदय थे हमारे साथ 2 दिन पहले, वो कह रहे थे कि इस सेक्टर में हमें ये सम्मान मिला, इस सेक्टर में हमें ये सम्मान मिला। सम्मान जनता का चाहिए सर। नहीं, सारी बातें आपने बताई दी है। बड़ी बात यही है कि जब आप स्कूटी वितरण करते हैं, सब लड़कियों को साइकिल देते हैं, जननी सुरक्षा चलाते हैं, और इस हिसाब से कि अब राष्ट्रीय योजना भी हो जाती है कि 50,000 रुपए तक कॉलेज गोइंग लड़की को हो जाएंगे, सब अल्पसंख्यकों को, वो जो लड़कियां हैं उनको लैपटॉप दे देंगे, उनके प्रसव के टाइम पर हम 1,000 रुपए मातृवंदन में चालू करेंगे, और जब तक बच्चा टीकाकरण होगा 5,000 रुपए हर हम उसको दे देंगे माता को। जब इतने प्रकार की बातें वहां आती है, आप देखेंगे कि ऊंट पालक को 9वें महीने में 1,000 रुपए, अगर जितने ऊंट होंगे उसको 3 महीने में 1,000, 6 महीने में 2,000। इतने सारी बातें हैं, भेड़ पालक, ऊंट पालक, बैल पालक, और आप कुक्कुट पालक। मेरा जो सवाल था आपने सुना नहीं। मेरा सवाल ये, योजनाओं पे बिल्कुल सवाल खड़ा नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर, राजस्थान का ड्रीम प्रोजेक्ट तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं देखिए भामाशाह योजना है, बिल्कुल अच्छी बात है। हर गरीब, हर व्यक्ति 30,000 से 3 लाख तक का खर्चा वहन नहीं कर सकता, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा, जो ड्रीम प्रोजेक्ट आपका भामाशाह योजना, आप पता कर लेना, हो सकता है कि मेरे को किसी ने, मेरे साथी ने गलत जानकारी दी हो। जयपुर के 5 हॉस्पिटल जो टॉप है, मेरे को बताना है कि आप उस पर को बात करोगे। अभी सारी बातें आपने बताई, मेरा तो ये कहना है पूरे शो में। सर मैं जो कह रहा हूँ भामाशाह योजना आपकी अच्छी है, उन्होंने हॉस्पिटल्स ने इलाज बंद कर दिया है। मैं आपको ये कहने चाह रहा हूं, योजनाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आप उसकी मॉनिटरिंग तो करिए। अभाव जो अभी निसार अहमद साहब ने कहा कि 5,000 डॉक्टर्स की स्वावलंबन योजना, 5,000 डॉक्टर्स की वैकेंसी निकाली, 900 आदमियों ने अप्लाई किया, और 400 डॉक्टर्स आगे ज्वाइन करने, अब 250 बचे। मैं तो 20,000 कर रहा हूं, उसकी मॉनिटरिंग क्या हो रही है? कौन करेगा? 20,000, वही तो बता रहे हैं, तो वही तो बता रहे हैं, डॉक्टर करेंगे ना। आप समझिए बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कुछ नहीं किया है। ये जो समीक्षा बैठक हर हफ्ते चालू करी है, उसका कारण ही ये था। लेकिन आप 20,000 नर्सिंग कर्मियों की वैकेंसी निकालते हैं, 5,000 डॉक्टर्स की निकालते हैं। डॉक्टर्स की बात मैंने आपको बताई, 5 मेडिकल खोलने की बात करते हैं, और उप स्वास्थ्य केंद्रों में तो राजस्थान सर्वाधिक भारत में नंबर 1 हो ही गया है। उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या पूरे देश में सर्वाधिक है हमारे यहाँ। एक दूसरी बात, जो मेडिकल फैसिलिटी की बात आप कर रहे हैं, उसमें बीमा तक आ गया है। अब जो केंद्र सरकार ने राज्य के अंश की बात करेंगे तो वो भी स्वाभाविक तौर पर आएगा। लेकिन पहले ही जो भी कोई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो ये थी, वो पहले से राजस्थान में है। एक जल स्वावलंबन की बात थी मुख्यमंत्री की, पानी को प्रायोरिटी दी है। आपकी योजनाओं पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। अब वो तो इम्प्लीमेंटेशन को जानने की कोशिश, लेकिन सबसे बड़ी बात तो 6वां वेतन आयोग की बात आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें पैसा देना है, और 7वां वेतन पे कमीशन तैयार है। और अगर आप 22,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च करते हैं तो आपको और पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जितने आयोग बने हुए हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विजन सोच है, सब एरियाज को, सब एंगल्स को टच किया, सबको। अब सामाजिक कल्याण ऐसा विषय है, हर व्यक्ति उसके लिए तैयार होता है। जैसे अभी इन्होंने एनालिस्ट साहब ने कहा कि जो पेंशन है, कम से कम वो ऐसा होना चाहिए कि वो न्यूनतम मजदूरी की बात आती है। इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी की बात होना चाहिए। आप ये पूछिए कि कांग्रेस पार्टी में बाहर होते हैं जब तो चीज दिखाई देती है, जैसे हम सरकार में, मैं इसीलिए बता रहा हूं ना, देख पाते हैं। अरे वो तो इसमें पूरा टाइम एलोकेट तो बांटोगे ना आप। वो इतनी बनती है
कि अगर आप आंगनबाड़ी के उनको 1500 रुपए कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो पूछने वाला ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने 750 कैसे किया था। बड़ी बात है उस 750 को बढ़ा के आप 1500 पे ले आओ। आशा सहयोगिनी और साथी के वेतनमान में अगर आप 400 रुपए की वृद्धि करते हैं, वो जो भी आप बत्ता बात करें, मैं आपको कह रहा हूँ 1500 रुपए आई वो बात नहीं करना है। जो केवल पत्थर फेंकना है तो फेंकिए, आपको अलग बात है, लेकिन इन योजनाओं को पूरा करने की बात है, वो करना कितनी चुनौती का काम है। 250 रुपए साथिन के बढ़ा दिए, आशा सहयोगिनी और प्रोत्साहन राशि 500 बढ़ा दी, तो अब 4000 रुपए तक आ गया वो वेतनमान उसका, और सहायिकी का 3000 रुपए तक आ गया। पहले वही वेतनमान 2000 और 1500 था। तो मैं कहना चाहता हूं 3 साल में दुगनी वृद्धि करने के बाद अगर आप लगातार ये आग में घी डालते रहेंगे तो फिर भी मैंने आपको कहा सबको कुछ कुछ मिल जाए, सबको कुछ कुछ मिल जाए। एक निवेदन करूंगा, देखिए आप पार्टी के जिम्मेदार वर्कर हैं, आप लोग कश्मीरी पंडितों के प्रति आपका बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, प्रधानमंत्री जी का भी है, बहुत जिद वो आपने की, आप पे माफी चाहूंगा, आप अच्छे से पता कर लें उन कश्मीरी पंडितों को जो राहत मिला करती उसको बंद कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि देखिए ऐसी कुछ चीजें हैं जिसपे आपके साथ में लोग जुड़े, आपका भरोसा रहा। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को तो हम ले जाके बसाएंगे। अरे जो दूसरे राज्य में हैं, आप जब पट्टे देंगे जब दे देना, लेकिन उनकी पेंशन तो कम से कम उनको दीजिए। कई परिवारों के लिए बड़ी मुश्किल की स्थितियां हैं। जो एक परिवार को मैं जानता हूं जिसकी पीड़ा हमारे सामने आई है कि कमाने वाला कोई नहीं है, जो पैसा मिलता था वही उनके लिए, अगर जो वास्तव में कोई जरूरत है किसी की, उन लोगों को अब मैं कह रहा हूं 7.5 करोड़ जनता में से आप 2300 कश्मीर पंडित तक विचार करते हैं, तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री जी कितनी वाइडन एस्पेक्ट पे काम करना पड़ता होगा कि एक एक यूनिट पर बात करने को तैयार है। आपके पास उदाहरण है, आपकी जागरूकता है, मैं इसीलिए वही कह रहा हूँ। अब अगर उस तक भी बात कर रहे हैं, स्कूल जाने वाली बालिकाएं, समय का अभाव क्योंकि बजट देके पूरे 1 साल के लिए सामने आता है, हम तो 1 घंटे में कितनी चर्चाएं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक जो बात बताना चाहूंगा, अब की बार केंद्र ने राज्यों को जिस मद में जो पैसा एक परसेंटेज से देते हैं उसमें काफी कटौती की है। तो सरकारों के सामने एक बड़ी परेशानी का कारण यह भी रहेगा कि हमें बजट किस तरह से एलोकेट करना है, क्योंकि सेंट्रल से जो पैसा आना है वो आपको कम मिलेगा। जीएसटी का पैसा है वो आपको किस तरह से मिल रहा है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो एक बिल्कुल तय है आपका कितना पैसा आपके पास में आ रहा है। लेकिन केंद्र की योजनाओं का पैसा काफी कम मिलेगा, जिसकी एक चिंता मुझे लगता है सरकारों के सामने होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।